इलाहाबाद मीट्स औरंगाबाद, प्रयागराज मीट्स छत्रपति संभाजीनगर. So the soul stays the same. Yeah, the story is the same. Audiences just now they have always like re-watchers of Pansing Tomar, but they recently everyone was a back house audience and they loved watching it again on the big screen. Thank you so much. Thank you so much for watching it like it. तो अभी ये बताइए कि आपके पापा इलाहाबाद में हाई कोर्ट में जज, आपकी माँ जी संस्कृत की टीचर, तो ये बंदा ये साहिब बीवी गैंगस्टर के गलियों में कैसे आ गया? नहीं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि वो शहर इलाहाबाद, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पैदा वो उस तरह का नेपोटिज्म नहीं है वहाँ कि जो जैसा पैदा हुआ है वो उसी राह पे चलेगा, ऐसा नहीं है. हरिवंश राय बच्चन वहाँ के, उनका बेटा अमिताभ बच्चन वो एक्टर बन गए. तो बट इलाहाबाद शहर इसलिए ऐसा है कि मैं हमेशा अभी तुमसे भी बात कर रहा था, आशुतोष से भी बात कर रहा था, उसके ऐसा शहर है नहीं पूरे हिंदुस्तान में. जिस तरह की लेगेसी इलाहाबाद की है, जो विरासत इलाहाबाद की है, मतलब हिंदी लिटरेचर में तो सब वहीं के हैं, सब. पॉलिटिक्स में 7 प्रधानमंत्री दिए उस शहर ने, 3-4 तो भारत रत्न हैं, और कई लोग हैं आर्टिस्ट, तो बाकी लोगों को हटा दिया जाए तो वो कोई स्पेशल शहर है. मुझे लगता है सिर्फ कोलकाता ही एक ऐसा शहर है जो इलाहाबाद से कहीं कहीं तो टक्कर ले सकता है. और दोनों शहरों में कॉलोनियल एक असर रहा है. कलकत्ता में तो लॉट लाई वहीं से आए, सब कुछ वहीं से हुआ. और हिंदुस्तान जब 1857 की लड़ाई के बाद, जब when the British, the Queen took over from the East India Company, तो जो प्रोक्लेमेशन है कि आज से ये देश अंग्रेज हुकूमत के अंडर, इट्स अंडर द क्वीन, दैट प्रोक्लेमेशन वाज नॉट डन फ्रॉम कलकत्ता और फ्रॉम आगरा और फ्रॉम एनी अदर सिटी, इट वाज डन फ्रॉम इलाहाबाद. तो और उसके बाद 1857 के बाद अंग्रेजों ने उसको अपना शहर बनाया. सिविल लाइन्स, एल्फ्रेड पार्क जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद को मारा गया, तो वो बड़ा यूनिक शहर है. तो इलाहाबाद में क्या है, गंगा, जमुना और टेम्स तीनों रिवर का संगम है वहाँ. तो इसलिए बहुत, कलकत्ता में भी शायद वही है. तो इसलिए वो शहर बहुत, और बिकॉज इलाहाबाद नया शहर बना 1858 के बाद बनना शुरू हुआ नए, तो इलाहाबाद में बड़ा के कॉस्मोपॉलिटन एक शहर रहा. बिकॉज बंगालीज भी आए, कश्मीरी पंडित्स भी आए, मराठी भी आए, सब लोग हैं वहाँ पे, आज भी हैं वो फैमिलीज पुरानी. तो उसका एक बहुत ही यूनिक है. वो इलाहाबाद के बगल में बनारस है, उसका एक अलग कल्चर है, घाट और हिंदू संस्कृति. लखनऊ है, नवाबों का शहर है. कानपुर है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है. इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जो कि बहुत डिफरेंट है. तो मैं जो हूँ उस शहर की वजह से, मेरे मदर फादर भी फिल्म वफ थे, बहुत पिक्चरें देखते थे. तो मैं बहुत छोटा था, हम लोग 3 भाई हैं, दोनों बड़े भाइयों में मुझमें कुछ 8 साल का डिफरेंस है. तो अब वो मैं छोटा, वो लोग को पिक्चर जा रहे हैं तो कहाँ छोड़ के जाएंगे, इतना तो पैसा, कोई नानी है घर में, ऐसा तो कुछ था नहीं यार, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं. तो साथ में ले जाते थे, तो उस चक्कर में मैं हो गया. पर वो मतलब एक वो होती है, जहन में रहती है एक फिल्म, स्पेशली इन द ग्रोइंग एजेस, कि वो फिल्म हमें बोलती है कि यार अब नाओ आप भी कुछ बनाओ या फिर बना सकते हो. वो एक क्योंकि फिल्में तो हम देखते ही रहते हैं, पर एक फिल्म के साथ कोई एक नाता बन जाता है बहुत पर्सनल सा, जो मतलब अंदर कहता है कि यार ये तुझे करना है. सो ऐसा कोई फिल्म? वो एक फिल्म तो ऐसे बोलना मुश्किल है, लेकिन जब पहले कमर्शियल सिनेमा देखते थे, मुझको याद है शोले जब आई थी तो मैं खड़े होकर देखी थी पिक्चर. मैं 8 साल का था तब. तो मुझको लगा कि ये मैं कुछ स्पेशल देख रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ कभी देखा नहीं है. वो था उस पिक्चर के बारे में, भले 50 पिक्चर की कॉपी हो वो, उसका इम्पैक्ट मैं खड़े होकर देख रहा था 8 साल का बच्चा. बट ये कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, बाकी शोले वोले तो अपने हाथ के बाहर की चीज़ थी. मतलब कभी हम थोड़ी बना रहे, हम देख सकते हैं, ऑडियंस रहेंगे, बनाने भूल जाओ. वो हुआ जब ये आर्ट हाउस, थोड़ा जो अल्टरनेट सिनेमा हमने देखना शुरू किया, बेनेगल साहब का और गोविंद जी का, और इनका जब सिनेमा आया तो तब लगा कि यार ये, और नसीर भाई जैसे एक्टर, ओमपुरी जी को जब देखा तो लगा ये तो हम जैसे हैं यार, तो हम ही हैं ये तो, और रियल बात कर रहा है, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाए, मतलब लगा कि डूएबल है ये. और फिर इलाहाबाद में फिल्म क्लब था, MC चट्टोपाध्याय अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यार,
ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था उसको। तो वहाँ पे हमारा फिल्म क्लब था, मैं भी छोटा था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, ये सब वो 16 mm का आर्काइव से प्रिंट लेके आते थे, बर्गमैन का, हर्जोग का, फासबाइंडर का, ट्रूफो का, गोदार्ड का, शाब्रोल का, इन सब की फिल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव 5-5, 6-6 पिक्चर। समझ में नहीं आता ना मुझे कि क्या है ये पिक्चर, लेकिन मुझे लगता है इतने बड़े लोग अगर इसको देख रहे हैं तो ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ होगी यार। तो मैं जाने लगा बहुत छोटे से, 11th क्लास से, 10th 11th क्लास से मैंने ये सब पिक्चरें देखनी शुरू कर दी। कुछ समझ नहीं आता था, कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर थिएटर करने लगे, धीरे धीरे करके हो गया। थिएटर से नाता इलाहाबाद से ही रहा। हाँ, नाटक से। जी। तो मतलब तो अभी ये मैं जानना चाहता हूँ, ट्रांजिशन फ्रॉम लाइक इलाहाबाद फिल्म बफ टू एनएसडी, हाउ डिड दिस हैपन? क्योंकि इट्स जैसे हम बात कर रहे थे, इट ऑल स्टार्टेड विद कि आपके पेरेंट्स फिल्म बफ थे। आप थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे कि एक वो सिंगल स्क्रीन जहाँ पे मतलब नॉन मेन स्ट्रीम या मिडल ऑफ द रोड सिनेमा भी लगता था। सो ऑल दैट एक्सपोजर, ऑफ कोर्स जनरली इट्स अ परसेप्शन कि ये सब देख के, मतलब दैट्स अमिताभ बच्चन फेमस स्टोरी कि ये सब देख के ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए। तो ये मुंबई आने के अलावा ये दिल्ली की तरफ एनएसडी जाने का मन क्यों किया? वो इसलिए किया कि मैं ऐसा नहीं था, मैंने एफटीआई का भी दिया था पहले एफटीआई में ग्रेजुएशन का नहीं था, पहले था कि 12th के पास एफटीआई जा सकते थे। तो मैंने 11th का दिया था एग्जाम, मैंने देता हूँ, जाने भी तो यार रिलीज भी थी, उसमें आता कि कोई कहानी लिखो, राइट अ स्टोरी 2 pages। मैंने जाने भी दिया स्टोरी लिख दी थी तो वहाँ तो होना नहीं था मेरा, मुझे पता है। तो मैं सिर्फ इलाहाबाद से निकलना चाहता, मैं चाहता था ऐसी जगह जाऊँ जहाँ थोड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रही हो और थोड़ा फ्रीडम हो। तो मैं ड्रामा स्कूल देखने गया कि ड्रामा स्कूल होता क्या है। तो वहाँ पे हम लोग, कारन जी का नाम सुना है, बीवी कारंत? तो कारन जी का इलाहाबाद आना करना, हम लोग का भोपाल जाना बहुत होता था हमारे थिएटर ग्रुप में उनमें। तो वहाँ कारन जी का एक स्टूडेंट था, आलोक चैटर्जी, अभी 4-5 दिन पहले उसकी डेथ हुई। तो आलोक और इरफान, ये लोग एक ही बैच में थे, 2nd ईयर में थे ये लोग तब। तो मैं दया देखने, तो वो प्रसन्ना जी एक हैं थिएटर के बहुत बड़े, तो उनका नाटक था फुजियामा, और वो मैंने देखा। फिर मेरे प्ले खत्म हुआ, मैंने देखा लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, सिगरेट विगरेट भी पी रहे हैं, 11 बज गया, कोई घर ही नहीं जा रहा। मैंने कहा यही आना है यहाँ मुझे आना है, ये मेरी जगह है। तो और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कुछ उसके पहले 7-8 नाटक ही किए थे तब तक। निर्देशन या अभिनय? अभिनय। और मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया नहीं था, और मैंने पहली बार दिया, मैंने पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। तो मैं थोड़ा रंगीला, मैं गिटार उटार बजाता था, मेरा बैंड भी था, मैं बहुत कुछ करता था। हाँ, तो मैं गाना भी गाता था, मैं सब कुछ बहुत कुछ कर लेता था। तो मेरा पहले अटेम्प्ट नहीं हो गया। मनोज बाजपेयी तो 3-4 साल बाद दिया नहीं हुआ उसका तो मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। मैं आई वाज द यंगेस्ट इन माय क्लास, आई वाज ओनली 19 years old व्हेन आई जॉइंड एनएसडी। बट देन लाइक सो बेसिकली दिस, हाँ, मैं कोई ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो, कोई ज़्यादा अंकुश ना हो सर पे। बट मोर पुश ये सब गिटार बजाना, गाना गाना, ड्रामा स्कूल के बाद छूट गया। सो मैं एक्टर ज्यादा खींच रहा था एनएसडी की तरफ का। 19 साल का था, ज़्यादा समझ नहीं थी। और फिर लगे 1-2 साल बिताने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक प्ले हुआ, उसमें मुझको मेन रोल दे दिया गया। इब्सन का प्ले था वो, क्योंकि एनएसडी में हर चीज़ सिखाई जाती है ना आपको, क्लासिकल प्ले भी सिखाते हैं, फोक भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। और रियलिस्टिक एक पीरियड होता है जब आपको 6-8 महीने आप रियलिज्म सब समझते हैं। तो इब्सन तो रियलिज्म का थिएटर में ब्रूसली थे। तो उनका प्ले हुआ वाइल्ड डक, मुझे दे दिया मेन रोल। भानु भारती करके डायरेक्टर है, इतने ख़राब थे भाई साहब, वो इतना बुरा प्ले हुआ कि श्रीराम सेंटर मुझको रोज़ लगता था इसमें बम गिर जाए, साला प्ले ना हो। ये इतना ख़राब, कभी बताते भी नहीं थे कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। उस दिन से लगा मैं बहुत ख़राब एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्पेशलाइजेशन एनएसडी में एक्टिंग या डिज़ाइन डायरेक्शन में होता है। तो मैंने और मणिपुर का एक लड़का था, हमने कहा हमको डायरेक्शन करना है। तो उन्होंने कहा 2 बच्चों के लिए फैकल्टी नहीं आ सकती, कम से कम 4-5 बच्चे होंगे तो फैकल्टी आएगी डायरेक्शन की। तो हम एक्टिंग ही करनी पड़ी। सो आपके वक्त डिजाइन एंड डायरेक्शन का बैच था ही नहीं? पहला हिस्ट्री में एनएसडी में ऐसा था कि कोई डिजाइन डायरेक्शन का स्टूडेंट ही नहीं था। ओह, सो पर आप नाटक फिर एनएसडी से कोई निर्देशित नहीं कर पाए, मतलब एज अ डिजाइन एंड डायरेक्शन? छुट्टियां होती थी जब घर जाता था इलाहाबाद, तो छुट्टियों में एक प्ले डायरेक्ट करता था मैं, साल में 2 प्ले डायरेक्ट कर लेता था। बट व्हाट वाज इट लाइक
मतलब हमारे जनरेशन के लिए तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, तो मतलब पर हमारे लिए ऐसा है कि दैट फेज ऑफ द 2-3 बैचेस। हमारे यहाँ डायरेक्टर पे बाहर से आते थे, खुद के डायरेक्टर होते नहीं थे तो बाहर के आते थे, विदेशी डायरेक्टर्स भी बहुत आते थे। बट व्हाट वाज इट लाइक विद दैट ऑल कंपेनियंस, मतलब सीनियर जूनियर्स? इरफान सर वाज आई थिंक क्या था कि इरफान के बाद भी एक बैच 0 सेशन हो गया था। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो इरफान थर्ड ईयर में था, देयर वाज नो सेकंड ईयर, जिसकी वजह से हम दोनों की पहले जो भी दोस्ती सब की हुई ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक बैच ही नहीं था, तो उनका बैच था और हमारा बैच था बस। तो शाम को मैं, सुनील सर और निखिल कोवड़े सर प्रोडक्शन डिज़ाइनर वही बात कर रहे थे कि समटाइम्स इन इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली फिल्म इंस्टीट्यूट्स और ड्रामा स्कूल्स, करिकुलम और एकेडमिक्स भी एक पढ़ाता है, सीनियर्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली द बैचमेट्स, द कलीग्स। हाँ, बिगाड़ने में ज़्यादा करते हैं वो। मतलब कल सुनील सर ही बोल रहे थे कि कुछ मतलब ऑफ कोर्स रैगिंग इज नॉट अ गुड थिंग, बट कभी कभी रैगिंग ऐसा हो कि यार त्रुफो के 3 सिनेमा के नाम बोलो, तो वो रैगिंग भी ज़रूरी होती है। सो what was your days like? What was your interaction mainly with all the batchmates around? Because it was nice. मैं क्लासेस बहुत कम अटेंड करता था, मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा रहता था, और क्योंकि देखो माहौल सिखाता है, पढ़ाई वढ़ाई क्या होती है, आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का क्या मतलब है, आपको माहौल देता है, आपको लाइब्रेरी देती है। मैं तो बहुत टाइम लाइब्रेरी में रहता था, और स्ट्राइक कराने का मैं बॉस था, फटाक से स्ट्राइक करा दे, कोई भी प्रॉब्लम हो स्ट्राइक। तो हमने 3 साल में आई थिंक 1 साल तो स्ट्राइक ही की होगी। विद्रोही होना आर्टिस्ट को जरूरी है भाई, बिना विद्रोह कैसे होगा काम? हाँ, तो वो दिखता भी है विद्रोही होना आपके हर एक इसमें। योर एवरी प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ऑल फिल्म्स इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, इज समवेयर वेरी एंग्री, एंड ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही इज एन आर्टिस्ट। मतलब आई विल कम टू योर फर्स्ट फिल्म हासिल। मैंने ये औरंगाबाद में देखी थी, हमारे यहाँ पे भी। मैंने औरंगाबाद में शूटिंग भी की थी उसकी, पता है मुझे। और मेरे एक शिक्षक हैं जिनको यहाँ काफ़ी लोग पहचानते हैं, वो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, अनिरुद्ध खुटवड़। तो तब सो मुझे वो बहुत, औरंगाबाद में शूटिंग हुआ था तब, आई थिंक आई वॉज इन 7th-8th स्टैंडर्ड। तो तब हम सब लोगों को यही था कि यार यहाँ पिक्चर की शूटिंग हुई और जिमी शेरगिल आया है, शायद यही रामा या ही वॉज स्टेइंग समवेयर, और वी वर फ्लॉकिंग अराउंड। ये इफेक्ट के बाद हासिल थिएटर में आए तो हम खाली औरंगाबाद देखने गए थे हासिल। मतलब हमको इतना ही समझ में आ रहा था कि एक जिमी शेरगिल जो यशराज की फिल्म में बहुत बड़ा स्टार है, वो अभी इसको देखना है और वो औरंगाबाद में दिखेगा। बट वी केम बैक, वी वर ऑल किड्स, थिएटर प्रैक्टिसिंग थिएटर ग्रुप और सब। तो हमको वो कहानी इतनी पसंद आई कि यार ये लड़का नाटक करता है, जैसे प्रोटोगोनिस्ट हु डज नाटक। हिंदी फिल्म में नाटक करने वाला लड़का होता ही नहीं है, मतलब जैसे मराठी फिल्मों में, मराठी कहानियों में नाटक करने वाला होता है। तो फिर मुझे लगा अच्छा इलाहाबाद में भी नाटक करते हैं स्कूल कॉलेज उसमें। बट सो दैट वाज विथ कनेक्टेड अस। बट अगेन आई लाइक टू कम टू दिस रिबेल प्रोटोगोनिस्ट ऑफ योर्स। हाउ डिड द जर्नी विद द फर्स्ट स्क्रिप्ट स्टार्टेड, कि ये कहानी मुझे बतानी है? डज इट कम फ्रॉम दिस स्टूडेंट जो हमेशा स्ट्राइक करता था? अब कैसे आई, मतलब उसकी जो स्टोरी लाइन है वो एक्चुअली मेरे दोस्त है, दोस्त का कज़न है, ब्रिजेंद्र काला जो एक्टर है, वो मेरा कज़न ब्रदर है। तो वो भी मथुरा का है, थिएटर करता था वहाँ। तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था हल्का फुल्का। तो उसने मुझे ऐसे कि कोई एक गैंगस्टर था, उसकी गर्लफ्रेंड को इवेंचुअली शादी कर ली, और तो मैंने कहा ये अच्छा आइडिया है इस पे। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझको एक्शन पिक्चर अच्छी लगती है, ठीक है, बचपन से। मुझे सोशल फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी, मैंने प्यार किया नहीं देखी, मैंने कुछ होता है नहीं देखी, मैंने दिलवाले दुल्हनिया देखी है। मैं ये सब पिक्चरें नहीं देखता, मैं रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है इस तरह का प्यार झूठा, ऐसा होता नहीं है। और बचपन में भी बहुत झगड़ा करता था मैं पिक्चर जाने का। मम्मी पापा जब ले भी जाते थे तो कभी कभी इस तरह की पिक्चर भी गलती से मैं चला जाता था। अनुराग एक पिक्चर थी ऐसी, विनोद मेहरा की, मौसमी चटर्जी, ये क्या है एक मंदिर है। उसके बाद मैंने कहा कभी ले जाऊँगा मैं ये। मुझको जब तक पिक्चर हॉल में पिस्तौल चाकू थोड़ा एक्शन मैं नहीं दिखता था। तो मुझको ये तो था जो भी फिल्म पहली बनाऊंगा उसमें थ्रिल होगा ही होगा। अब मैं बीच वाला फिल्म मेकर हूँ, क्योंकि मेरे जो जिनसे मैंने सीखी फिल्म मेकिंग वो शेखर कपूर और मणिरत्नम है। तो वो लोग बीच का थोड़ा एस्थेटिकली करेक्ट और लेकिन एक एंगेजिंग ड्रामा, थोड़ा मासी, वो है मेरी स्कूलिंग। मुझको हॉलीवुड पसंद है,
आज का नहीं, 90s तक का हॉलीवुड, 50 से लेकर 90 तक। मैं वहाँ का प्रोडक्ट हूँ। मैं आपसे ट्रूफो गोदात के बारे में बात कर लूँगा, लेकिन मैं बहुत उन पिक्चरों से रिलेट नहीं करता हूँ। ट्रूफो की कुछ पिक्चरें डेफिनेटली, ब्रेथलेस और वीकेंड गोदार्ड की, बट नॉट मोस्ट ऑफ देयर सिनेमा। मुझे बहुत वो, उनका सिनेमा का किया इतिहास अलग है, वो ऐसा सिनेमा क्यों है उसके पीछे कारण अलग है। हिंदुस्तान में उस सिनेमा को बनाने की जब कोशिश की गई तो रॉन्ग थी, इसीलिए वो हमारा सिनेमा, वो अच्छा सिनेमा भी मासेस तक नहीं पहुंचा। उस बाद में बात करेंगे कभी उसकी। सवाल क्या था? सवाल यही था कि हासिल की जर्नी, मतलब हाउ डू यू हाँ, तो वो पिक द, कहानी मुझको लगी, तो अब मुझको लगा कि मुझे बनानी चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बनाता हूँ मैं, और मैंने स्क्रिप्ट एक ब्रॉडली एक स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग 2-3 सीन के लिखे थे। और फिर मैंने, कुंभ मेला तब आने वाला था, 2001 की बात है ये, वो 124 साल वाला कुंभ मेला था। तो मैंने कुंभ मेले में उसका क्लाइमैक्स मैं करता हूँ, ऐसा क्राउड तो फिर दिखेगा नहीं, रिक्रिएट तो कर ही नहीं सकते आप। और कुंभ मेला आ गया, और कुंभ मेला जाने वाला है, मेरे पास प्रोड्यूसर ही नहीं है, एक्टर सब हो गए हैं, प्रोड्यूसर ही नहीं है। तो दोस्तों से पैसा वैसा जमा किया, कुछ 2-3-4 लाख रुपए सबको लेके गए। बड़े शॉट्स जो थे पिक्चर के भागने के, कुंभ मेले के, उस दिन कुंभ मेला लास्ट डे था, महाशिवरात्रि वाला दिन था वो, लेकिन मैंने वो कर लिया। उसके बाद आके मैं एडिट करके, याद है तब एविड नया नया आया था, लेकिन उसको मैंने, उतने पैसे नहीं थे, मैंने स्टीनबेक पे एडिट किया था वो 2-2.5 मिनट का सीक्वेंस था, उसको मैंने दिखाया 1-2 लोगों को, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर मिल गया, पिक्चर ऐसे शुरू हुई। तो वो पिच फिल्म थी, एक तरीके से आपका क्लाइमैक्स आपने शूट कर लिया। ऐसा मैंने एक बार और भी किया है, उल्टी पिक्चर चालू की है। कौन सी? साहब बीवी गैंगस्टर। अच्छा, यू शॉट इट सम सेक्शन एंड पिच्ड इट बैक टू द, नहीं, उसमें क्या था, पान सिंह तोमर बन गई थी, यूटीवी रिलीज नहीं कर रही थी पिक्चर। उनको लग रहा था कि पिक्चर तो ठीक है, देखेगा कौन उसको। वो यूटीवी की बहुत बुरी आदत है, खोसला घोसला वेंसडे सबके साथ उन्होंने ऐसे ही किया, ये देखेगा कौन। तो उनको लगता है देखेगा कौन, तो ठीक है। हम लोग बैठे, तो हम लोग, मैं वेट कर रहा हूँ पिक्चर रिलीज होगी, टीटी खेलते थे ऑफिस में। एक दिन लगा यार टीटी खेल रहे हैं, इसलिए बना है क्या, यहाँ पे कुछ करते हैं। डिजिटल आने वाला था, मुझे मालूम था डिजिटल आएगा, स्टॉक हमको का खर्चा बच जाएगा। मैंने हिसाब लगाया, मैंने एक दोस्त को पटाया दिल्ली का, मैंने कहा तू मुझको 2 करोड़ रुपए दिला दे, 1.5 करोड़, मैं पिक्चर बना दूंगा। 1.5 करोड़, मैंने कहा हाँ बना दूंगा, डिजिटल आ रहा है, फटाफट, किसी को पैसे नहीं दूंगा। तो अब कैसे बनाई जाए 1.5 करोड़ में पिक्चर? स्क्रिप्ट लिखो, तो ऐसे रीमेक जल्दी करते हैं। आइडिया दिया साहेब बीवी गुलाम, मैंने गुलाम नहीं गैंगस्टर, साहेब बीवी और गैंगस्टर। मैंने कहा अब इसमें साहेब बीवी है, यानी कि ये रजवाड़ा जमींदार ऐसा कुछ माहौल है। लोकेशन देखने चलते हैं, किसी ने सजेस्ट किया गुजरात जाओ, गुजरात गए तो बारीगर के छोटी सी जगह है देवगढ़ बारिया, वहाँ पे ऐसे टूटी डिलैपिडेटेड एक हवेली मिल गई, वो लोकेशन पहले मिली, एक पॉन्ड मिल गया उसी जगह, कोई होटल नहीं था वहाँ। मैंने कहा बेस्ट जगह यहाँ आओ कि सबको टेंट में रखो, इधर उधर कोई खर्चा नहीं होगा। तो पहले डिजिटल का वो आया, फिर टाइटल आया, फिर लोकेशन देखी, फिर बॉम्बे आके स्क्रिप्ट लिखी, फिर किसी को पैसे नहीं दिए, ना रणदीप हुडा को पैसे दिया, ना माही को, ना जिम्मी को। कैमरामैन नसीम मिश्रा बहुत बड़ा कैमरामैन है आज की तारीख में, कबीर खान की सारी पिक्चर करता है वो, पान सिंह भी उसी ने की है। तो ये सब थे, हम लोगों ने बना दी पिक्चर। वो 1.5 में नहीं बनी, वो 2.25 में बनी, लेकिन बन गई और ठीक ठाक चल भी गई। आपने 2 डायरेक्टर्स का भी जिक्र किया जो आपके इनिशियल जर्नी के काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे, और आप यू वर ऑल्सो लकी इनफ टू गेट टू वर्क विद देम। सो बिफोर द डायरेक्टर यू वर कास्टिंग डायरेक्टर टू बैंडिट क्वीन। यार वो तो कास्टिंग, so no, but I would like to come to that because it's still evident that casting has been the next decade of the kind of cinema you are talking about. Like it had everyone in it. And so what was that participating as a casting director? ये बैंडिट क्वीन की बात कर रहे हैं। तो बैंडिट क्वीन के टाइम क्या था कि मैं ड्रामा स्कूल से निकला, 89 में मैंने पास आउट किया, और मैं 4 साल दिल्ली में रहा, बॉम्बे नहीं आया मैं। और लकीली पास आउट करते मुझको पिक्चर मिल गई, मतलब मैंने एनएसडी निकलने के बाद थिएटर बिल्कुल नहीं किया, पिक्चर मिल गई। बिकॉज हमको जो डिजाइन पढ़ाते थे उनको केतन मेहता ने अपना आर्ट डायरेक्टर रखा। वो पिक्चर थी सरदार पटेल, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। आई कुड नॉट ड्रॉ लाइन स्ट्रेट। आज तक मैं कारपेंट्री हमको सिखाते थे ड्रामा स्कूल में, मैं सबसे पुअर स्टूडेंट था कारपेंट्री, मुझे कील हथौड़ा समझ में नहीं आता था। मुझे इसलिए रखा गया था, पिक्चर में रिसर्च बहुत थी, पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कहानी थी, सरदार पटेल बायोपिक थी। और मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जो हिस्ट्री पसंद है बहुत मैं बहस कर सकता हूँ किसी से भी हिस्ट्री के ऊपर, तो इसलिए रख लिया गया मुझे। तो वो पिक्चर भी एक शेड्यूल के बाद
वहाँ डायरेक्टर को निकाल दिया तो मैं भी हट गया। फिर मुझको अरुंधति रॉय और एक जानते होंगे सब लोग राइटर जो हैं, तो उनके हस्बैंड तब तक प्रदीप किशन, उन्होंने मैसी साहब करके फिल्म बनाई थी पहले, इन विच यानी गिव्स इट दोज वंस। उनकी तीसरी पिक्चर थी इलेक्ट्रिक मून नाम था इसका, जिसमें रोशन सेठ, जसन डुकुना, लीला नायडू, नसीर भाई, रघुवीर यादव ये सब थे। तो मैं उनका असिस्टेंट बन गया, वो भी मैं जुगाड़ से बना, यानी कि इलाहाबाद में एक आलोक राय करके प्रोफेसर है अंग्रेजी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो हैं एक्चुअली प्रेमचंद जी के बेटे। तो प्रेमचंद जी के ग्रैंडसन, तो उनका हमारे घर में आना जाना था। वो प्रदीप किशन के दोस्त से मैंने कहा चिट्ठी लिख दीजिए प्लीज प्रदीप जी के लिए। तो आई नो दिस बॉय एंड योर। तो प्रदीप किशन ने कहा 10 दिन ट्राई करूंगा, 100 रुपये दूंगा रोज का, ठीक लगा तो रख लूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर तो रख ही लिया उन्होंने। हबीब फैजल भी मेरे साथ असिस्टेंट था, वो जो डायरेक्टर है। तो ये करने के बाद बैंडिट क्वीन हुई, सेम प्रोड्यूसर बॉबी बेदी जिन्होंने राइजिंग भी बनाई थी बाद में, वो प्रोड्यूसर था बैंडिट की। तो शेखर जी बॉम्बे से आए थे, मुझे अच्छी तरह से शेखर जी अपने साथ कई हीरोइंस की, लाल पट्टा, फूलन देवी थी थी लाल पट्टा ऐसे सरेंडर के टाइम, कई हीरोइन की फोटोग्राफ शेखर जी लेके आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा हम सबका। तो उन्होंने दिया कि ये देख लो, इनमें से कास्ट कर दो। अब शेखर जी, मैं इस बात में देखिए एक आर्टिस्ट के अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है। शेखर जी केम विद अ डिफरेंट माइंडसेट। वो बैंडिट क्वीन का जिस तरह से बनी ये फिल्म, वो उनके दिमाग में नहीं था, उनके दिमाग में शायद कुछ और था। फिर जब मैंने उनको बोला कि सर मैं आपको दिखाता हूँ एक्टर्स, मेरा काम था कास्टिंग करने का, तब कास्टिंग डायरेक्टर का ऐसा कोई टाइटल वाइटल हिंदुस्तान में तो था ही नहीं। तो मैं निर्मल पांडे, मेरा बैचमेट, हम साथ में थे, मनोज वाजपेयी, सीमा बिस्वास, सौरभ शुक्ला, इन सबको मैंने ले गया। तो शेखर जी को थोड़ा शिफ्ट हुआ कि ये कुछ है गड़बड़, सही है मामला, और फिर वो पिक्चर बन गई। तो उस पिक्चर में मैंने डायलॉग भी लिखे हैं, 90% पिक्चर के डायलॉग मेरे हैं, क्योंकि उसके राइटर थे रंजीत कपूर साहब, जो जानते हैं रंजीत कपूर साहब को सब जानते हैं। 3 दिन बाद वो साइनिंग लेके भाग जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर हैं वो भी, पर वो शूटिंग में थे नहीं। तो और शेखर जी की हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, तो मैं लिखने भी लगा, मैंने डायलॉग भी लिखे, सब कुछ करता था। तो वॉकी टॉकी भी इतने नहीं थे, 3 वॉकी टॉकी पूरी यूनिट में होते थे। लाल रुमाल करेंगे तो पुलिस, हरा रुमाल करेंगे तो डाकू। तो उस तरह। तो बाद में जब पिक्चर बन गई तब मैं 93 में आ गया बॉम्बे, तो यहीं पे रेनू जी एडिट करती थी। तो पूरा टाइटल क्या लोगे तुम, इतना कुछ काम किया तुमने, क्या? मैंने कहा आप मुझको कास्टिंग डायरेक्टर का टाइटल दिला, क्योंकि फॉरेन फिल्म्स बहुत आती थी इंडिया में, और फॉरेन फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर को यहीं से देना पड़ता था, वहां से तो लेके आएगी नहीं। और फॉरेन फिल्मों में पैसा बहुत अच्छा मिलता था, और वीकली पेमेंट होती है यूनिट में वहाँ पे, महीने में। और मांगने की जरूरत नहीं है कि बेटे की फीस जमा करनी है, घर का किराया देना है, प्लीज पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम पे पैसा मिलता है। उससे मुझे फायदा हुआ। मैंने 3-4 बार में बाहर की पिक्चरों की मैंने कास्टिंग भी की, including Warrior. Yeah. That was the first, I think, crossover project for Irfan sir as lead. Yeah. Coming to the dialogues, मतलब थोड़ा आगे पीछे, मतलब these are lesser known facts and I would like to take your journey to the. So sir has written the Dil Se's dialogues. So how that process has been, because those dialogues and like 2 चीजें थी दिल से में, मतलब ऑफ कोर्स इट वाज अ मणिरत्नम वर्जन, बट दैट वाज फर्स्ट मणिरत्नम हिंदी डायरेक्ट लैंग्वेज फिल्म, नॉट अ डब्ड वन. सो अगेन वहाँ पे देयर इज अ दिल्ली which was never seen again, मतलब द फैमिली, अगेन अ रेस्टलेस यंग बॉय. सो व्हाट वाज दैट प्रोसेस एक्चुअली? दिल से मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगा डायलॉग मैंने लिखे, वो टाइटल में आता है, वो डायलॉग अंग्रेजी में मणि सर ही बताते थे, उसको मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर देता था। लेकिन अब वो ट्रांसलेशन नहीं है, वो ट्रांसक्रिएशन है, कि कौन से लफ्ज़ को आप करेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भाषा तो बहुत बड़ी है, हिंदी की भी भाषा बहुत ऊपर नीचे है। तो ये था, वहाँ भी मेरा टेस्ट लिया गया, ऐसे नहीं दे दिया गया। तो उन्होंने मुझको जब लिया मणि सर ने, तो मणि सर एक और बहुत बड़े राइटर है, मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, वो भी थे वहाँ कमरे में। मैं होटल की स्टेप्स पे बैठ गया, और जो इंटरवल पॉइंट है जिसमें मनीषा गुराजा शाहरुख खान को छोड़ चली जाती है, रेत में कुछ लिख के चली जाती है, वो सीन बोला था कि लिख के दिखाओ। तो मैंने भी लिखा, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने मुझको ले लिया। बट लाइक सो ही वाज नॉट वेल वर्स इन हिंदी ना मनी सर? नहीं, वो तो मणि सर तो अभी थोड़ी बहुत बोल लेते होंगे, तब तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट सो ऑन सेट, हाँ, मैं डबिंग तक था, इसलिए मैं बोलूंगा मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि मैं पिक्चर की डबिंग तक था। एग्जैक्टली, मतलब वॉट एवर द स्पोकन पार्ट एंड परफॉर्मेंस पार्ट, क्योंकि जितना भी मतलब मैं जानता हूँ कि यू आर पार्ट ऑफ दीज 2
films like just next to the director, मतलब almost बिल्कुल, throughout the बिल्कुल, process, बिल्कुल। मतलब be it the script, casting or the performances and scene choreography, ये सब. But ये first hand experience, क्योंकि generally होता है ऐसा है कि a person gets to at that age to assist, but not for an assistant, especially यहाँ पे काफी students और youngsters है who are aspiring filmmakers, assistants, whatever it is. So मैंने कभी क्लैप नॉट नहीं दिया। हाँ so, मैं समझ रहा तुम्हारा सवाल क्या है। मैंने जब भी असिस्ट किया शेखर जी को पे एक दो पिक्चर और किया, उनकी पुरानी पिक्चर यहाँ पे टाइम मशीन और दुश्मनी सब बची हुई थी जो मैंने गया, बट मैंने कभी क्लैप, मैं कभी रनर टाइप का असिस्टेंट नहीं रहा हूँ कि क्लैप दे रहा हूँ, लॉक शीट वो सब ना, मेरे बिना पिक्चर नहीं बन सकती थी, बस सिंपल एज दैट। यस मैं बहुत बहुत अच्छा असिस्टेंट था, इतना अच्छा डायरेक्टर नहीं होगा शायद, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर अव्वल दर्जे का था मैं। पर नहीं वही होता है, मतलब आजकल वो मैकबुक खोल के शेड्यूल शीट्स, फाइनल ड्राफ्ट के वर्जन्स और वो सब में ही, एंड नाउ इट हैज सम आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है यार, आपको अपनी जगह आगे बनानी पड़ती है। ये मेरी जगह ऐसी तैसी, तुम्हारी जब मैं असिस्टेंट भी आया जब बॉम्बे में, तो शेखर जी के पुराने बॉम्बे के 3-4 असिस्टेंट थे मुझे, तो ये होता था कि एडिटिंग पे कौन जाए, क्योंकि शेखर जी का खाना नहीं मिलता था, लंच वंच कुछ नहीं, बहुत ही बुरा टाइम था उनका, मतलब खाने नहीं से चाय और मारी बिस्किट एक आध मिल जाता था, तो एडिटिंग पे जो जाएगा, और वामन जी एडिटर, तो एलसेट, वो राज खोसला का एलसेट बैंड्रा में वहाँ पे एडिटिंग होती थी, तो जो एडिटिंग पे जाएगा वो उसको खाना भी, को वामन जी क्या बहुत लैविश लंच, फिश और ये वो महाराष्ट्रियन बढ़िया खाना, तो वहां जाते थे। तो फिर एक बार गया, दूसरे ने वामन जी ने कहा सुनो इसी को असिस्टेंट को भेजा करो, उसको पता है ठीक बाकी को, तो मैं रेगुलर एडिटर हो गया तो खाने के चक्कर में। तो आपने अपनी अपनी जगह बनाई, दिल से मैंने अपनी जगह बनाई वहां पहुंच करके। उनके मणि सर के और भी असिस्टेंट थे साउथ के सब, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, शर्माना नहीं चाहिए काम करते वक्त कभी, अब भूख कम ना हो, मतलब हाँ दोनों भी। बिल्कुल। नाउ अगेन वो एक, मतलब अभी जो हम थोड़ी देर पहले होटल में बात कर रहे थे, द अर्ली डेज ऑफ दिस प्राइवेट टेलीविजन, दैट वाज द फेज व्हेन यू रीच्ड इन मुंबई, मतलब जैसे जी टीवी आई थिंक पहला था, या स्टार जी के बाद आया ना शायद स्टार, हाँ या जी टीवी पहला प्राइवेट चैनल था, राइट, फर्स्ट हिंदी एंड स्टार प्लस वाज इंग्लिश, एंड फिर बाद में उन्होंने हिंदी शुरू किया। और उस दौर का बहुत इम्पोर्टेंट एक सीरीज चला है, टीवी सीरीज जिसे हम स्टार बेस्टसेलर नाम से जानते हैं, एंड इन दैट ऑल्सो इट वॉज अगेन अ गुड बैच एक्चुअली यू ऑल हैड, बिकॉज इट वॉज यू, इट वॉज श्रीराम सर एंड मैनी राइटर्स ऑन स्क्रीन, इरफान सर। हम टीवी पे देखते थे, मतलब वही हम नाटक यहाँ पे करते थे, तो वो देख के लगा कि यार ये कुछ अलग है, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर इट वॉज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ऑल दैट टीवी विच वॉज स्टिल गुड, बट दैट वॉज रिमार्केबली स्टैंडिंग आउट। दैट वॉज लाइक अ शॉर्ट फिल्म, 1 hour feature it almost, and for very well planned, conceived, thematically, it was all cinema on TV. मतलब जो आज ये OTT में बोल रहे हैं कि it's a cinema on the TV, but the best experiment cinema made for TV was that. So ये सब, how did it became part of your life? ये कैसे you got connected to it, and what was? उस वक्त स्टार में है शैलजा केजरीवाल, उनका इनिशिएटिव था बहुत ही कि ये बेस्ट सेलर्स, स्टार बेस्ट सेलर्स की 45-50 मिनट की एक तो हम लोगों ने टीवी किया था, लेकिन टीवी तो रोज का एक एपिसोड है, रोज नहीं था, तो वीकली होता था, रोज तो वाला तो तब था भी नहीं। तो ये था कि 50 मिनट की एक कहानी, तो और सब हमारी जमात के, मतलब मेरे टाइम के जो डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज, अनुराग कश्यप, श्रीराम, सुजीत ने भी बनाई थी कि यही लोग थे, हाँ, विशाल, इन सब ने एक बनाया, मैंने 6 बनाए थे, हाँ पता है, इन सब ने एक बनाया, मैं 6, मैं टॉप था इनमें, मतलब वो आलम ऐसा था। मैं भाई आप सबको बताऊं, स्टार के ऑफिस में जाता तो लोग खड़े हो जाते थे, मैं वो बेस्ट सेलर का बेस्ट सेलर था। तो उसलिए अच्छी बात ये थी कि आप कहानियां उठा रहे थे, हाँ।
और आपको From वही the lineage. थ्री एक्ट स्ट्रक्चर जो हमारा क्लासिकल फिल्म मेकिंग का होता था वो टीवी पे तो कर नहीं पा रहे थे हम, क्योंकि टीवी में तो वीकली करना है, आपको 45 मिनट एक कहानी खत्म करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। ये सब हुआ हमने अपनी पहली पिक्चर इसके बाद बनाई। हाँ पता है, सबने सबने ये स्टार बेस्टसेलर किया और उसके बाद सब इन सारे डायरेक्टरों ने अपनी पहली पिक्चर बनाई। डायरेक्टोरियल फीचर डेब्यू सब ऑलमोस्ट वही। अब जैसे मैंने जो स्टार बेस्टसेलर पहला बनाया था वो गुजराती के बहुत बड़े राइटर चंद्रकांत बख्शी, अगर आपने था, उनकी कहानी थी एक शाम की मुलाकात। इरफान था, रघुभाई थे, टिस्का थी, ये लोग थे उसमें। वो रील अभी आजकल फेमस हो रही है फिर से। विजय दानदेता की कहानी पे मैंने बनाई, अनूप कटलर। अब्बास कियारोस्तामी के ईरान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अभी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके वो पितामह हैं, डेथ हो गई अभी उनकी एक फिल्म थी मुसाफिर, उससे मैंने उनसे परमिशन लेकर के फिर मैंने वो मुसाफिर भी बनाई थी बेस्टसेलर। बट तो वो प्रोसेस क्या था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, जैसे हम बोल रहे थे कि इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। हरिशंकर परसाई की कहानी एक 5 दीवाने बट डायरेक्टर्स को दे वर एबल टू चूज द लिटरेचर एंड देयर वाज अ एंटायर फ्रीडम टू पिक इट द प्रोसेस, क्योंकि वो उसका प्रोसेस पूरा सिनेमा जैसा है, वो समझ में आता है। मतलब इट्स द फ्रॉम जहाँ से कंसीव हुआ है टू द एग्जीक्यूशन। और अच्छी बात है कि चैनल मतलब जो केजरीवाल शैलजा उसने हमको लिबर्टी दी ना ये करने के लिए। अभी आप कहीं जाइए तो लोगों को पता ही नहीं है, वो बोलते हैं प्रेमचंद, कहते हैं बायोडेटा लेके आओ फिर रोहिंचंद का। ऐसे तो बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, तो इसीलिए तो कबाड़ा हो रहा है। कम से कम उसको शैलजा को बिकॉज शैलजा कैलकाटा की है, इंग्लिश लिटरेचर एमए है, पढ़ाती थी, तो लिटरेचर का सेंस था उसको, तो उसने तवज्जो दी इन चीज़ों को, तो वो चीज़ें हुई। सो फ्रॉम स्टार बेस्टसेलर्स दैट टीवी डे टू आप OTT रंगबाज एंड ऑल्सो गर्मी। रंगबाज में तो मैंने एक्टिंग की थी। हाँ बट लाइक एनीवे, मतलब इन एनी कैपेसिटी व्हाट हैज बीन नॉट हियर अराउंड, मतलब ऑफ कोर्स OTT हो रहा है, पर वहाँ पे कुछ वहाँ मतलब in those days of star bestsellers when you were budget स्टार बेस्टसेलर हम लोग बनाते थे 4-5 दिन में बनाते थे एक कहानी, और 5 लाख कुछ का बजट होता था टोटल। और फ्रीडम कहाँ जाता था? फ्रीडम मुझको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार मैं बता दूं, मैं जब से अपने पहली पिक्चर या टीवी, मुझे कभी कोई मुझे बोल नहीं पाया कि ये गलत है, ऐसा करो वैसा करो। कभी नहीं, ये मैंने कभी फेस नहीं किया। सो हाउ डिड यू कम टू अ फैक्टर टू एक कंटिन्यूस आपका एसोसिएशन है इरफान सर से, सो वो NSD के दिनों से ही शुरू हुआ, बिकॉज दैट इज अ वेरी कंसिस्टेंट थिंग। हाँ, NSD के टाइम से ही शुरू हुआ। सो पान सिंह तोमर वाज हॉस्टल डेज से डिस्कस हो रही थी? नहीं, तब तो मैं जब बताया NSD में 19 साल का था, मैं तब गया था, कहाँ कुछ पता होता था मुझको, औ में रहता था, मेरे साथ होता, मैं औ में हूँ किसी चीज़ के। तो NSD में जो डायरेक्टर्स थे जैसे प्रसन्ना जी है, रामपाल बजाज है, आपने उनका नाम सुना है क्या? 2 महीने 3 महीने देखने के बाद कहते हैं तो ऑलरेडी ऐसे है। तो मेरे सबके इमेज मेरे सामने बहुत जल्दी टूटती थी। मैं एक बार बताऊं, एक बार क्या हुआ, ड्रामा स्कूल में जब्बार पटेल साहब है ना, जब्बार पटेल साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ऑन इंडियन थिएटर फिल्म डिवीजन के साथ, है ना, फिल्म डिवीजन। तो नेशनल इंडियन थिएटर बनाया, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो उनको दिखाना ही, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे हिंदुस्तान में। तो वो आए, उनको कुछ शॉर्ट्स लेने थे ड्रामा स्कूल के, तो हम लोग की कोई मूवमेंट, मुझको याद है मूवमेंट की कुछ क्लास चल रही थी, और लाइट बॉय आ रहा है। वो लाइट बॉय, मैं लाइट बॉय को देख रहा हूँ ना, मैं भगवान की कसम, धंधा की कसम खा कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये अमिताभ बच्चन है। लाइट बॉय तार लगा रहा है, अपने बेबी मल्टी जो भी लगा रहा है, मुझको लग रहा है गुरु ये बॉम्बे से अमिताभ बच्चन है। इतना मैं वो फिल्मों से मैं ग्रसित था। तो सब चीज़ें ऐसी हुई। तो इरफान के साथ यही हुआ था कि इरफान का एक प्ले था, मैक्सिम गोरकी का प्ले है लोअर डेप्थ्स, तो वो इरफान कर रहा था, बहुत अच्छा डिज़ाइन रामपाल बजाज ने किया था, बहुत ही ब्रिलियंट प्ले था वो, अच्छा सेट वेट था उसका। और वहाँ पे मैंने इरफान को जब परफॉर्म करते देखा, मैं तो जूनियर था उससे 2 साल, तो मेरी उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। डिफरेंट था, बहुत सटल, बहुत डिफरेंट, लेकिन कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग, मतलब मिनिमम करके कम्युनिकेट आप कितना स्ट्रांग कर सकते हो, वो कला थी उसमें। बस वहीं से एक एडमिरेशन शुरू हुआ, और फिर वो दोस्ती में तब्दील हो गया, और फिर प्रोफेशन में तब्दील हो गया, और चलते रहे हम।
और जैसे आपने कहानी बताई, मतलब आपका जर्नी आगे पीछे है, कहानी से शुरू नहीं होता है, कभी बजट से शुरू होता है, कभी लोकेशन से शुरू होता है. सो पान सिंह तोमर पहले मिले और फिर you decided to cast Irfan, or like you and Irfan had a thing कि यार let's do something, especially it was post warrior because पान सिंह तोमर की कहानी पे मेरे हाथ लगी जब हम बैंडिट क्वीन की वो कर रहे थे रिसर्च. हाँ. तो एक जैसे आजकल इंडिया टुडे आउटलुक मैगजीन आती है, पहले एक आनंद बाजार पत्रिका की संडे करके एक मैगजीन आती थी. तो उस संडे का 1983 मार्च का कुछ इशू था जिसमें फूलन देवी का सरेंडर करने की फोटोग्राफ थी और डाकुओं की और भी कहानियां वानियां थी उसमें. तो उसमें एक पेज पे मैंने पढ़ा था कि पान सिंह तोमर एक एथलीट था और स्टीपल चेज दौड़ता था और आर्मी में था और फिर बागी बन गया. मुझको लगा यार इस पे तो पिक्चर है. बहरहाल वो फिल्म वो सिर्फ मेरे दिल में रह गई. हमेशा वो संडे खो जाती थी. फिर मैं आनंद बाजार की आर्काइव से कम 4-5 मैंने वो संडे मंगाई ओवर द इयर्स. अच्छा. तो इरफान से मैंने जिक्र किया था इसका, बनाएंगे तो पहली पिक्चर ये बनाएंगे, पर वो तो हो नहीं पाया क्योंकि तब रिसर्च का हमारे यहाँ इतना डिसिप्लिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में था नहीं. तो मैं जब भी किसी को बोलता था कि यार एक पैसी पिक्चर बनानी है, ऐसा थी कहानी अच्छी है लिख दो, मैंने कहा लिख नहीं सकते यार, ये रियल लाइफ करने गाँव जाना पड़ेगा, तमाम रिसर्च करने. कोई रिसर्च फंड ही नहीं करता था. मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जाऊँ अपने पैसे से. पैसे आज भी नहीं है मेरे पास. तो तब ये यूटीवी करने एक छोटी एक उनकी कंपनी थी स्पॉट बॉय. तो उन्होंने कहा ठीक है वी लाइक द आइडिया, तो रिसर्च करने के लिए हम फंड करते हैं, जाओ स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो पिक्चर ग्रीन लाइट कर देंगे. वही हो गया. बट मतलब बैंडिट क्वीन डेज से ये बैंडिट आपने हेर लिया था. हाँ, ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में हमेशा रहता ये बनानी है, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स, बट समवेयर हाँ एक रेफरेंस मिल गया था मुझे. तो नाउ व्हेन प्लानिंग दैट फिल्म, बिकॉज दैट वाज अगेन, मतलब ये होता है कि फर्स्ट फिल्म हासिल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी. मतलब इट शोज योर लव विथ योर सिटी एंड ऑल्सो वही वो रीबेल स्टूडेंट एंड ऑल दिस थिंग्स. सो then how do you transition, क्योंकि कभी कभी people just keep doing work in the same safe space, like telling the stories of the city. वाली कहानी बोली तो सिटी की ही कहानी बोलेंगे. but so ये लीप लेते हुए वो लगा कि now this is a, like generally I'm coming to the definition of biopic, to be very frank. एक definition होता है biopic का, and especially with this Gandhi and all, एक standard ये बन गया है. मतलब पैदा होते से मरने तक वो बंदा ग्रेट हो और तो वो जर्नी रहेगी, हीरोइक जर्नी. यू इन अ वे इट्स अ बायोपिक बट इट्स अ काइंड ऑफ अ एंटी हीरो काइंड ऑफ अ थिंग, वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टेंशियल हीरो. सो ये स्पेस में जाते वक्त मतलब व्हाट डिड यू फील, लाइक व्हाट वाज द पुल, बेसिकली द मेन पुल. मतलब डर भी क्या था और खींच भी क्या रहा था कि यार मतलब आई हैव टू मेक इट. यार मैं उसको ऐसे डिसाइफर नहीं कर सकता. मैं शायद इस सवाल का जवाब दे नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं बनाना चाहता था. अगर एक बार आपको लग गई आपको ये पिक्चर बनानी, यू हैव टू जस्ट डू इट. उसके पीछे बहुत 3-5 उसके पीछे ऑपरेशन ना करो. बट बायोपिक्स से स्टैंड आउट, मतलब क्योंकि एक्चुअली बायोपिक होती क्या मुझको बनाने के बाद समझ में आया. अच्छा, ओके. तो अब आज मुझसे कोई पूछे कि बायोपिक क्या होनी चाहिए तो मैं उसका बहुत सही आंसर दे सकता हूँ. ऐसी पर्सनालिटी भी पिक्चर बनाओ जिसमें डुअलिटी हो. नहीं तो एक शटलर है, मैं परिंदा हूँ, सब बकवास सब बहुत हो गया. ये सब पिक्चर कि जैसे पान सिंह तोमर फौजी था, स्पोर्ट्समैन था और बागी था. राइट. तो अगर इस तरह की पर्सनालिटी में कॉम्प्लेक्सिटी हो ताकि वो खुद की हो या किसी परिवेश में पॉलिटिकल कंडीशन या किसी और कारण से आदमी को 2 जिंदगी जीनी पड़े तब कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होता. ये लिखने का शौक भी पहले से था? वो ड्रामा स्कूल से, वो तो इलाहाबाद से, मतलब लिटरेचर. ऐसा कोई मैं राइटर नहीं हूँ. फिल्म राइटर को डजंट हैव टू बी अ लिटरेरी पर्सन. फिल्म राइटिंग इज समथिंग एल्स. लेकिन वो क्योंकि मैं इलाहाबाद को, तो मेरी जबान हिंदी से बहुत अच्छी है, औरों से तो अच्छी है. तो और हिंदुस्तानी जैसे कि हिंदी उर्दू का एक जो भी बोलचाल की थोड़ी, मेरी ऐसी उर्दू भी अच्छी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे शायद जितने लोग हैं उनसे मेरी बेटर हिंदी होगी. ऑफ कोर्स यहाँ होगी. हमारी मराठी आपसे. इलाहाबाद जाता हूँ तो मैं चुप रहता हूँ. इलाहाबाद जाता हूँ मैं खुद चुप हो जाता हूँ. पर मतलब इलाहाबाद फिर आपकी कहानियों में सीधा साहिब बीवी गैंगस्टर में इन अ वे दैट स्पेस आया. बट वो जो एक ओड टू अ सिटी विद अ फिल्म मेकर इज ऑलवेज देयर. सो ये कहानी
कभी लिखी, कभी प्लान की? कौन सी वाली? ओड टू अ सिटी. जनरली एवरी फिल्म मेकर हैज दिस. नॉट एवरी, देयर आर फ्यू फिल्म मेकर्स जिन्होंने अपने सिटी पे कुछ किया है. जैसे अमेरिकन फिल्म मेकर, हिज नेम इज बैरी लेविंसन, जो कि अभी डिनीरो की नेक्स्ट पिक्चर जो आ रही है, नाइट समथिंग आ रही है. डिनीरो प्लेइंग अ डबल रोल इन इट. गैंगस्टर फिल्म है और माफिया. वो डायरेक्टर जो है उसने एवलॉन करके पिक्चर बनाई थी, फिर ये बना रहे. वो ऐसे कुछ होते हैं जो कि अपनी सिटी पे करते हैं, जैसे कि फेलिनी ने बनाई थी. हाँ, फेलिनी. बहुत सारे लोग तो नहीं. बट आपको इलाहाबाद को लेकर कुछ, वो वर्ल्ड को लेकर, मतलब स्पेशली द वर्ल्ड, मतलब आप जो मतलब इलाहाबाद के लिए कोई कॉस्मोपॉलिटन बनाना होगा तो फिर वो पीरियड पिक्चर है. कोई इलाहाबाद रहा नहीं है. तहस नहस हो चुका वो शहर. अच्छा, मतलब वो कॉस्मोपॉलिटन शहर जो आप कह रहे थे. इलाहाबाद के जो क्रीम थी ना, जो इंटेलेक्चुअल्स थी और थोड़ा इलीटिस्ट क्लास, मैंने इलीटिस्ट पैसे से नहीं, अफ्लुएंट, मतलब जजेस हैं वो. इलाहाबाद जजेस हैं, घर में पैसा नहीं है, बट दे आर ऑल वेरी 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 एजुकेटेड पीपल. वो सब लोग इलाहाबाद छोड़ चुके हैं. और इलाहाबाद में अब कहीं और के लोग आ गए, पूर्वांचल के, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गोंडा, यहाँ के लोग आ गए जिन्होंने शहर को ऐसे तो कुछ दिया नहीं है, तो वो लोग आ गए. इसलिए इलाहाबाद थोड़ा सा वो रहा नहीं. इलाहाबाद, औरंगाबाद नहीं होगा वैसा, कोई शहर नहीं वैसा. हाँ, नहीं है. शहर ने अपना किरदार, सब सारे शहरों ने अपना किरदार खत्म कर दिया भाई. सारे शहर एक जैसे लगने लगे. वही मल्टीप्लेक्स, वही मॉल, कुछ अपना कैरेक्टर तो सारे शहरों ने खो दिया है, जो कि बहुत दुख की बात है. चेन्नई में है, कोलकाता में है अभी भी. हाँ, कोलकाता है. बट मतलब तो ये आइडेंटिटी अगर इस तरीके से जेनरिक हो जाती है शहरों की, क्या ये बना रहा है कंटेंट भी इन अ वे जेनरिक? मतलब इसका कारण फिल्मों से थोड़ी निकलेगा. ये तो सोशल पॉलिटिकल रीजन. नो, बट इसका कारण सिर्फ पैसा है. इसका कारण सिर्फ पैसा है. सोसाइटी बहुत ग्रीडी हो गई है. और फिर एक जैसे लोग, लड़कों को देख लो, एक जैसे दाढ़ी, थोड़ा बाल ऐसे, हर बंदा एक जैसा दिखता है. शहर सारे एक जैसे दिखते हैं. इसका सिंपल रीजन है पैसा. वी आर ऑल रनिंग आफ्टर मनी. पहले ऐसा नहीं था. पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पैसे के पीछे भागना है, कि सब कुछ मेन चीज पैसा है. ऐसा नहीं था. हमारे अगर मोहल्ले में किसी का इनकम टैक्स की रेट बढ़ाई थी, लोग पानी नहीं पीते थे उस घर के जाकर. तो सच बात है ये उनके अन्य बेईमान लोग हैं वहां. तुम उनके शादी में बुलाते तो चले जाएंगे, शगुन देंगे, खाना नहीं खाएंगे, वापस आ जाएंगे, ऐसा समाज था. वो सब खत्म हो गया. बट देन व्हाट वुड बी द, मतलब अभी लाइक इफ यू वांट टू, मतलब पता नहीं whether योर कैरेक्टर, आई कम टू दिस पार्ट अगेन, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है आपके सभी कैरेक्टर्स स्पेशली. एंड ऑफ कोर्स मतलब यू आर लाइकिंग टूवर्ड्स बच्चन एंड दैट एंग्री यंग मैन. एंड आपने कहा कि आपको मिडल ऑफ द रोड या फिर हिंदी सिनेमा, यू हैव ब्रेड ऑन दैट, वी हैव ग्रोन ओवर दैट. अभी वो बात फिर से डिस्कशन में आ रही है कि एंग्री यंग मैन इज मिसिंग. देयर इज अ मैन in films, there's an angry man, but it's not that angry man. Matlab, what is this definition of angry young man means to you? Because that has been your protagonist always. This my liking and my inclination and towards a person who is always against the establishment is probably because of my upbringing. ठीक है, घर में जिस तरह के मदर फादर बात करते थे डाइनिंग टेबल पे, मैं एक मूक दर्शक की तरह था. मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था. उन चीज़ों का असर, मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे, मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं. तो मतलब हाँ, मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ अपने कहानी परिवार की, मैं बताता हूँ कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो पुजारी थे और मनी लेंडर थे. मैं आता उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से. उत्तराखंड तो अभी 2000 में बना है, पहले तो वो भी यूपी का ही पार्ट था. तो मेरे वो थे, मनी लेंडर थे और पुजारी थे. उसके बाद मेरे दादाजी जो फ्रीडम फाइटर हुए, जो बड़े हुए, उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की जब डेथ हुई, बहुत जमीन थी उनके पास लोगों की, बहुत, मतलब बहुत, पहाड़ों के पहाड़ थे. जिस दिन 13वीं हुई, मेरे दादाजी गए, सबके बही खाते, सब लोग आए थे गांव वाले, बही खाते रहे, उनके सबके सामने जला दिए, सब जमीन तुम्हारी. कोई इस टाइप की फैमिली से मैं आता हूँ. ठीक है, तो वो मेरे अंदर है कि अगर कुछ गलत है तो बोलो. इस वजह से फिल्मों में मुझे, मेरी जो फेवरेट जॉनर है वो है वेस्टर्न फिल्म. आई लव काउबॉयज.
मुझे गन स्लिंगर्स इस तरह के मुझे बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट पिक्चर है बुश कैसिडी इन द सनडांस किड, मैंने थिएटर में देखी है बचपन में। तो मैं मेरा वहीं से आ रहा है, मैं ट्रूफो गोदार्ड से प्रेरित नहीं हो रहा हूँ, मैं प्रेरित वहीं से हो रहा हूँ। जो एक्चुअली में सिनेमा था, प्रिटेंशियस सिनेमा नहीं था, पिक्चर थी वो, जिसमें आप उस बंद मुंह खोल के देखते हैं, आप चाहते हैं पिक्चर कभी खत्म ही ना हो, चलती रहे पूरी जिंदगी। ऐसी फिल्में मुझे पसंद है। तब रियल था एंगर, अभी वो एंगर सिर्फ स्टाइल है, उसके पीछे कोई रियल एंगर नहीं है, इट इज ऑल स्टाइल। इसलिए ये झूठा है। मतलब अनरेस्ट और एंगर, मतलब वो अनरेस्ट वाला एंगर नहीं है। तो सोसाइटी में भी एक अनरेस्ट था ना यार 70s पर अभी भी तो है। कहाँ है? मतलब है, ऐसे लग रहा है, मतलब मतलब लग तो रहा है, मतलब आप टीवी न्यूज नहीं मैं मानता हूँ है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में है। ऐसे सभाओं में होता होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह के लाइक माइंडेड लोग आते होंगे, इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल्स में जरूर होता होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन है, लेकिन वो एक मूवमेंट में और एक सामूहिक क्रिया में तब्दील नहीं हुआ अभी, वो इंडिविजुअली है। और वो मुझे नहीं लगता होगा कभी, मुझे नहीं लगता बदलाव आने वाला है। अच्छा, so basically that rebel has like in a way given up so much. अभी भाई it's an existential problem बस, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद ही इसको जी के मरूंगा, मैं उसको आपके अंदर नहीं डाल पाऊंगा, प्रॉब्लम ये है। बट तो ये रेजोनेंस ही मिस हो रहा है क्या? मतलब क्योंकि अभी तो सब टॉक ऑफ द टाउन, तो आपको भी पता है कि एवरीवन इज लाइक वही हो रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विद मेनली हिंदी सिनेमा, व्हाट इज रॉन्ग विद मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा, क्योंकि that's a different question, what is no, wrong but with mainstream so cinema? again, but that angry young man was not just angry, but the thing is angry young man is not the solution. अगर हिंदी सिनेमा में रियल एंग्री मैन आ भी जाएगा तो वो नहीं, पर अभी रिसेंटली कुछ फिल्म बहुत पॉपुलर हुई है आउट ऑफ द बॉल पार्क, तो वो उसमें से यही परसेप्शन अभी बन गया है। मतलब वो होता है ना कि जो फिल्म चलती है उसका ट्रेंड आता है, तो अभी बोल रहे हैं कि एंग्री यंग मैन प्रोटोगोनिस्ट चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द रीसेंट फिल्म्स आर वर्किंग। मतलब जो भी एनिमल एंड व्हिच एल्स, पुष्पा, तो उसका पुष्पा है, एनिमल है। बाय द वे आई लाइक्ड एनिमल, मुझको अच्छी लगी थी पिक्चर। एनिमल का एंग्री से नहीं है उसका मतलब, उसका बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है वो, और उसे बाकी कुछ एंगर नहीं है। और एनिमल एक ऐसी फिल्म है, अगर उसको आप उसका पोस्टमार्टम करें तो पढ़ने वाला लाइक पिक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज नॉट एन एक्शन फिल्म, एक एक्शन सीक्वेंस है बीच में बहुत लंबा ज्यादा चलता है, नहीं तो आपका क्लाइमेक्स दीजिए रनवे पे भुजुम भुजुम कर रहे हैं, वो एक्शन है वो, मतलब वो क्लाइमैक्स थोड़ी है उस तरह का, क्लाइमैटिक एक्शन, गाड़ियां नहीं उड़ रही है। सस्ती पिक्चर है एनिमल, बहुत सस्ती तो है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया उसको, इसीलिए स्टडी करने वाली फिल्म है, ऐसे ही मत रिजेक्ट कर दीजिए उसको कि बेकार पिक्चर है। ठीक है, उसमें एक आध कुछ सीन होंगे जिसमें कुछ फीमेल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसका अपना है डायरेक्टर का, लेकिन एज अ स्ट्रक्चर एनिमल का अगर आप देखिए तो स्टडी करने वाली फिल्म है, वो ऐसे ही नहीं हिट हुई है, बहुत सोच समझ के बनाई गई फिल्म है वो। सो वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट, मतलब वही है कि मैन्युफैक्चरर, वो एक बात हो रही थी, तो वो बात मैं यहाँ से छेड़ना चाहूँगा। सो वो आप कह रहे हो कि जेनेसिस मतलब आपका पर्सनल व्यक्तित्व है, आपका अनुभव है, सबका ही होता है ना, सबका अपने हर आदमी डिफरेंट परिवेश से आता है, सबके बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, वहीं सबसे पहले स्कूल तो घर ही होता है ना सबका। पर वो जेनेसिस से फिल्में बनती थी, अभी मतलब व्हाट यू आर मेंशनिंग अर्लियर, लाइक यू सेड लाइक द फिल्म मेकर्स आर लाइक ऑलमोस्ट बिकमिंग मैन्युफैक्चरर्स। मैंने तो वो पिक्चर बनाई जो मैं बनाना चाहता था, सिर्फ एक आध दो पिक्चर है जो मैं नहीं बनाना चाहता था लेकिन ठीक से बनी नहीं, जैसे साहिब भी गैंगस्टर पार्ट 3 वाज अ बैड फिल्म, टेरिबल फिल्म, मतलब बहुत ही खराब पिक्चर है वो, मैंने खुद बनाई है, बट वहां पे वो ग्रीड आ गया, अरे संजय दत्त को ले लेते हैं। पहले साहिब भी गैंगस्टर का जो पैटर्न था, जैसे पहली वाली थी उसमें विलन साहिब बीवी तो सेम रहते हैं, गैंगस्टर बदलता है, रणदीप हुड्डा था, सेकंड वाले में इरफान था, अभी भी बैलेंस ठीक है, जिमी शेरगिल, माही गिल, इरफान ठीक है, सीधे जिमी शेर मारी संजय दत्त और ग्रीड आ गया, पिक्चर चलेगी, संजू के रिलीज के बाद नेक्स्ट रिलीज होगी, खूब कुछ ना चली, गाली अलग पड़ी तो इस तरह का ग्रीड नहीं आना चाहिए। हाँ, पर मतलब वही, मतलब वो जेनेसिस छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग फिल्म इज द नॉट द वे। यार कभी कभी क्या होता है ना,
पैसे नहीं होते, आपको पैसे चाहिए होते हैं। मैं उस तरह का फिल्म मेकर तो जिसने ब्लॉकबस्टर्स बनाई है, मैं इस तरह का हूँ नहीं। तो कभी कभी, और मैं जब से मतलब खड़ा हुआ पैरों पे तब से काम ही कर रहा हूँ। 22 साल की उम्र मैंने शादी कर ली थी, ठीक है, तो मैं तब से घर चला रहा हूँ। तो कभी कभी वो सब दिक्कतें होती हैं, उसको किसी को ऐसे क्या समझाया जाए, गलती तो अपनी है। मतलब शादी करना भी, फिल्म बनाना भी। ये एक वो होता था ना, इंडियन हार्टलैंड एक जेनरिक डेफिनेशन थी। हिंदी हार्टलैंड वही तो। और वो जेनरिक वो एक्चुअली अगेन दिस गैंग ऑफ ऑल ऑफ द फिल्म मेकर्स, राइटर्स, ऑल ऑफ देम, they helped us understand what is East UP, what is West UP, how Bihar is something different. ये जो सब चीज़ें आई डिटेल्स में, फॉर मी, मतलब हम जब बात करते मतलब यार दोस्त, तो हमको लगता है कि इट्स अ रीजनल सिनेमा, इट्स नॉट दैट हिंदी, इट्स हिंदी, but again it's a regional cinema because it brings that originality. So the mainstream no. But it let me tell you, एक सेकंड, रीजनल सिनेमा नहीं, मैं आपको बताऊं, हिंदी स्पेशली कोलोकियल जो हम जिसको बोलते हैं देशज हिंदी, वो 3-4 हैं। ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधि है, ठीक है। हिंदी की जो ब्लॉकबस्टर पिक्चर है, बड़ी फिल्म है, आपकी खुद की लगान, वन ऑफ बिगेस्ट हिट्स, ग्रेट फिल्म, ग्रेटेस्ट फिल्म, शोले, ठीक है। मदर इंडिया, ये हिंदी पे रीजनल सिनेमा तो नहीं बोलोगे ना। और सबकी जो मेरी फेवरेट है, गंगा जमुना, ये सारी की सारी अवधि में है। कि अवधि एक ऐसा डायलेक्ट है हिंदी में जो कि सबको समझ में आ जाएगा। वो अगर केरल का कोई बंदा भी थोड़ी थोड़ी हिंदी समझता होगा ना, तो अवधि समझ जाएगा। भोजपुरी नहीं समझ में आएगी, भोजपुरी मुझे नहीं समझ में आती, जो बनारस ऑनवर्ड चालू होती है बिहार की, अइले गइले, वो मुझको नहीं समझ में आती है, जबकि मैं इलाहाबाद का हूँ, मुझको बिल्कुल नहीं समझ में आती है भोजपुरी। खड़ी बोली मैं थोड़ी समझ लेता हूँ, बिकॉज पान सिंह तोमर ये सब जो है, लेकिन अवधि एक ऐसा डायलेक्ट है हिंदी का जो कि सबको समझ में आता है। गंगा जमुना मानते हो, अब उससे बड़ी पिक्चर तो है नहीं कोई, वो नहीं होती तो दीवार पिक्चर नहीं होती। वजाहत मिर्जा उसके राइटर थे, भाई साहब बहुत बड़े राइटर थे। तो अवधि, आप गंगा जमुना का सेंसर सर्टिफिकेट देखिएगा तो उसमें लैंग्वेज लिखा है अवधि, हिंदी नहीं है वो। अब तो यही सवाल था मुझे कि हिंदी एक वो जेनरिक, फिर से वो आइडेंटिफिकेशन, इतनी ब्लॉकबस्टर पिक्चर गांव में बेचती है, सब अवधि में क्यों होती है? क्योंकि लोग जो भाषा, इसका सवाल आशुतोष देगा, वो भी नहीं, लोग जो भाषा, बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने लिखी थी ना, केपी सक्सेना साहब, करेक्ट। बट दीज आर द रेयर एग्जांपल्स वेयर द लैंग्वेज ऑफ पीपल इज देयर। इट्स नॉट अ जेनरिक हिंदी, बॉलीवुड हिंदी सिनेमा लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ पीपल। देयर इज अ कम्युनिटी, वो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, इसलिए लोग असली लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी हिट कैसे होती यार? नहीं, पर ये फिर अगर वो लैंग्वेज एक रीजन और कुछ लोगों तक ही मुतासिर रहती तो रीजनल इन दैट मैनर, रीजनल नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज बट डू यू फील दैट दिस रीजनल क्वालिटी, द कल्चरल क्वालिटी विद द नुआंसेस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ये उसको जोग्राफिकली स्पेसिफिक बनाती है क्रिएटिवली, नॉट बिजनेस वाइज। क्या ये जरूरी है फॉर अ फिल्म टू कनेक्ट, like the more local it is? यार अब लगान कनेक्ट की कि नहीं की, गंगा जमुना कनेक्ट की कि नहीं, मदर इंडिया आज तक कनेक्ट कर रही है, छूट ही नहीं रही। बट उसमें डायलेक्ट, मैं बताऊं, उसमें डायलेक्ट का, देशज भाषा का इस्तेमाल करने के फायदे क्या होते हैं? आपने देखी भी पान सिंह तोमर, इसमें क्या है, डाकू है वो, एक भी गाली कहीं है? एक गाली नहीं है इस पिक्चर में। मेरी किसी पिक्चर में कभी गाली नहीं होती। वेब सीरीज किया था उसमें थी, लेकिन मैंने किसी फिल्म में हरामजादे तक नहीं है, हासिल में भी नहीं है, जबकि हासिल इज ऑल अबाउट स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड गैंगस्टर्स। फिर मैंने सेकंड पिक्चर बनाई जो चली नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद, उसका नाम था चरस, उसमें भी कोई गाली नहीं है। साहिबी गैंगस्टर में कोई गाली नहीं है, पान सिंह तोमर में कोई गाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब आप देशज भाषा का इस्तेमाल करें, वो अपने आप में इतनी रसीली होती है कि आपको गाली तो आपको सेंटेंस को पंक्चुएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जोर देने के लिए। जोर देने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको देशज भाषा का, जो भाषा का डायरेक्टरों को पता ही नहीं है, तभी तो गाली इतनी यूज करते हैं लोग। Well said. यही छेड़ना चाहता था मैं। आपका अगला जो काम है उसके बारे में एक थोड़ा हम जानना चाहेंगे। योर लव फॉर उदय प्रकाश, which we discussed. So can you just
उदय प्रकाश एक हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं। मुझको लगता है कि पिछले 40 सालों में हिंदी में उनसे बड़ा लेखक नहीं हुआ है कोई, जितनी मेरी समझ है। तो उनकी कुछ कहानियों पे उनके 1-2 फिल्में बनी भी हैं, और उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उस पर एक्चुअली मराठी पिक्चर बन चुकी है। मुझको पता नहीं था उसका, लेकिन मैंने उसको अभी अडेप्ट किया और मैं अप्रैल से उसकी शूटिंग शुरू करने वाला हूँ दिल्ली की दीवार की। उसको मैं म्यूजिकल कर रहा हूँ, इंडियन ओशन के 4-5 गाने और इस तरह के, थोड़ा क्लटर ब्रेक करना चाहता हूँ मैं कि वैसे ही रियलिज्म, अब वो रियलिज्म इतना मज़ा भी नहीं आता, इतना हो गया है, थोड़ा उसमें एक अलग तरह से जाया जाए। जैसे अभी एक नई पिक्चर आई है ना, ये मैक्सिकन फिल्म जिसको अवार्ड बहुत मिले एकदम, अभी एमएलए पिरोज ने क्या है इसके बेस्ट एक्टर से मिला है इसको अभी बैफ्टा, वो भी म्यूजिकल है। हाँ, गोल्डन ग्लोब जिसको मिला, हाँ वो मैं देख रहा था अभी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, म्यूजिकल है और अलग तरह की म्यूजिकल है। तो मैं उसी तर्ज पे कुछ नया करना चाहता हूँ, ये मेरी अगली है। फिर जैसे मैंने बताया के आसिफ की बायोपिक पे मैं काम कर रहा हूँ, जिन्होंने मुगल आजम बनाई थी, उनकी बायोपिक पे काम कर रहा हूँ। तो फिलहाल जब तक वो बायोपिक का प्रॉपर ऑफिशियल आगाज होगा, उसके पहले ये कुछ छोटी फिल्में बना लेता हूँ। छोटी फिल्में ही खूबसूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। हाँ, ये बातें मतलब आपको वापस आना पड़ेगा औरंगाबाद फिर से, मतलब हाँ, जरूर। और बातें करने में बहुत मजा आएगा। बट या थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अस टू द एंग्स्ट एंड द नीड ऑफ द ब्रेड। दैट विल बी द बेस्ट टेक अवे। डोंट गो आफ्टर मनी, मनी विल कम, पैसा विल फॉलो। ये तो शुक्र की दुनिया है, यहाँ पे तो पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन पहला काम करने के लिए पैसा पे नहीं जाना चाहिए। पहला काम, मेक श्योर योर फर्स्ट वर्क हैज टू बी ब्रिलियंट। बाकी फिर फ्लॉप बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता।